चलिए, स्वागत है बच्चे आप सबों का। हर शनिवार रहना है तैयार। और उस सेशन में मैं आपका गुरु शशांक शेखर, मैं लगातार आपकी प्रगति, आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार आप सफलता अर्जित कर सकते हैं, उस दिशा में लगातार प्रगतिशील हूँ मैं भी। और मैं अपने बच्चों से भी आशा करता हूँ कि वो प्रगति के पथ पर चढ़ जाए। बच्चे यकीन मानिए कि सफलता से अच्छा जो स्वाद होता है किसी चीज़ का नहीं होता है। जब आप सफलता प्राप्त करते हैं तो क्या होगा, आप अपने सपनों को तो संजोते ही हैं, साथ में आप अपने माता पिता, आप अपने गुरुजन और अपने चारों तरफ जितने भी व्यक्ति हैं सबके सपनों को साकार करते हैं बच्चे। इसलिए तैयार हो जाइए और मेरी जो मुहिम है आपको सफलता दिलवाने की, उस मुहिम का सहभागी निश्चित रूप से बनिए। यकीन मानिए मुझे परम हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो सेट हम लोग लेके आए हैं, हर शनिवार रहना तैयार, तो बच्चे ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है रुक्मिणी प्रकाशन और खास करके शशांक सर का। तो बहुत उम्मीद है मुझे आपसे, लगातार इस जो प्रयास मेरा है उसको आप लोगों ने सराहा है, आप लोगों ने इसमें अपना विश्वास दिखाया है। बच्चे फिर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी ओर से एक दृढ़ संकल्प लेता हूं कि मैं जब तक जीऊंगा बच्चे आपके लिए जीऊंगा, जब तक मेरी सांसें चलेंगी आपकी सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए जो मैं काम कर रहा हूं लगातार उसके लिए चलेगी। यकीन मानिए मुझे आपको बड़ा हर्ष से कहना पड़ रहा है कि सफलता दिलाएंगे ही दिलाएंगे, उसके लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। यहां देखिए बेटा, कह रहा है कि जलीय विलयन में क्षार धातुओं के अपचायक सामर्थ्य का, यहां देखिए अपचायक सामर्थ्य का, हम सब वर्ड पर बात करेंगे बेटा, आपको दिक्कत कभी नहीं होने देंगे। ये देखिए क्षार है, ये देखिए धातुएं हैं और ये देखिए अपचायक है, तब जाके सामर्थ्य है। ठीक है बच्चे, तो एकदम गौर फरमाइएगा इस क्वेश्चन को। यकीन मानिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन कैसे, ये देखिए सबसे पहले क्षार बच्चे, ठीक है, क्षार वर्ड का क्या मतलब हुआ, इसको बोलते हैं अल्कली। बेटा क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली कहते हैं। अल्कली, अल्कली मतलब क्या होता है, क्षार होता है। तो इसका मैं डिफाइन कर रहा हूं इसको कि वह क्षारक, देखिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्षारक यानी बेस, ठीक है, डोज बेसिस, ठीक है, वह क्षारक जो जल में घुलनशील होगा, जो जल में घुलनशील होगा। एकदम याद रखना बच्चे, जो जल में क्या है, घुलनशील है, ऐसे पदार्थ को, ठीक है, घुलनशील है, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तो क्षार कहते हैं। अब बच्चे आपके दिमाग में चल रहा होगा सर, ठीक है, ये तो और एक दुविधा में आप डाल दिए मुझे कि क्षारक क्या है, व्हाट इज बेसिस। तो बेटा एकदम याद रखना है क्षारक क्या होता है। तो पहली बात, ठीक है, पहली बात क्या, देखिए 3-4 कंसेप्ट इसमें है। यह जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है, एकदम याद रखना बेटा, यह आपको एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन में क्या देगा, तो भाई साहब ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देगा, OH माइनस आयन देता है, एकदम याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कौन सा आयन देगा, तो OH माइनस आयन देता है, यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है, OH माइनस आयन देता है। अब देखिए अब क्या होगा, तो बच्चे एक और कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि यह ठीक है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यह भी ध्यान में रखना है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, एकदम याद रखिए बेटा, लाल को नीला कर देगा, लाल को नीला कर देता है। और ठीक है बातें बाद में, ठीक है, लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है, एकदम याद रखिएगा। अब देखिए धातुएं क्या होता है, जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। धातु जो होता है बेटा एकदम याद रखिए, धातु क्या होगा, तो 3-4 कंसेप्ट। आवर्त सारणी के बाएं भाग में स्थित, एकदम ध्यान में रखिएगा, आवर्त सारणी के किधर स्थित होगा, तो आवर्त सारणी के बाएं भाग में स्थित, बाएं भाग में स्थित होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, बाएं भाग में स्थित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, स्थित होता है, याद रखना है इसको, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा किधर स्थित होगा, तो बाएं भाग में स्थित होता है। फिर देखिए अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम कक्षा में
अंतिम कक्षा में क्या होगा, तो बेटा एकदम याद रखिएगा, अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकदम ध्यान में रखना है। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं बेटा, एकदम याद रखना है कि यह जो है यह क्रियाशील होता है, यह क्रियाशील होता है, एकदम याद रखिएगा, क्रियाशील होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा होगा, तो ये ठीक है रिएक्टिव होगा। और कैसा होगा, तो बेटा एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि यह जो होता है यह जो होता है ये क्रियाशील होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रियाशील होता है। दूसरी बात क्या कि आपको एकदम ध्यान में रखिएगा, आघातवर्ध, आघातवर्ध एक चीज, दूसरा तन्य, ठीक है, आघातवर्ध तन्य होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा इस बात को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब चलते हैं बच्चे, एक चीज और है, अपचायक। अपचायक, अपचायक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, अपचायक मतलब क्या होगा, अपचायक मतलब हुआ रिडक्शन बेटा, रिडक्शन, अपचयन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन होता है। क्या होता है रिडक्शन, तो ठीक है हाइड्रोजन H प्लस हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी, एकदम ध्यान में रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन की संख्या में कमी आएगी। ध्यान में रखिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन की संख्या में कमी और वैलेंसी में कमी आती है, ऐसी अभिक्रिया को, ऐसे करने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, तो अपचायक कहते हैं। अब चलिए बेटा यहां देख लीजिए, ये भाई क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये है क्या, व्हाट इज दिस, तो एकदम याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ये जितने भी हैं सब क्या हैं, तो बच्चे ये क्षार धातु हैं, एकदम ध्यान में रखना बेटा। क्या कह रहा हूं मैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर क्या हो गया, पोटेशियम, रुबिडियम, फिर क्या हो गया, सीजियम, और फिर क्या हो गया, फ्रांसीसियम। तो बेटा एकदम फ्रांसीसियम या सीजियम ये सभी क्षार धातु हैं। फ्रांसीसियम और क्या हुआ, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम ये सभी क्षार धातु हैं। और किस वर्ग के हैं, तो क्षार धातु, और ये फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं, प्रथम वर्ग, फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है बच्चे, फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है, एकदम याद रखिएगा। अब क्या हुआ कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बच्चे ये सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ठीक है क्या होगा, तो अपचायक सामर्थ्य, ठीक है अपचायक सामर्थ्य में क्या होती है, तो क्रमशः वृद्धि होती है, क्रमशः वृद्धि होती है। क्षार धातुओं में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे वर्ग में तो क्या होगा, एकदम कंसेप्ट लिख लीजिए बेटा। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जब ठीक है आपको क्या कह रहा हूं मैं, ये देखिए वर्ग में ठीक है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर क्या होगा, जाने पर ठीक है अपचायक गुण, अपचायक गुण में क्या होती है, तो बच्चे अपचायक गुण में वृद्धि होती है, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, वृद्धि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और इसको याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ये एकदम मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, आपको नोट डाउन कर लेना है कि जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपचायक गुण में क्या होती है, वृद्धि होती है क्षार धातुओं के संदर्भ में। तो लिथियम का सबसे कम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और सीजियम सबसे अधिक होगा। और सीजियम को मैंने क्या बताया बेटा, सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है, तो आपका सीजियम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्या होगा बेटा, ए नंबर आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होती है। देखिए बेटा दर्पण कैसा है, तो दर्पण है समतल, दर्पण कैसा है, समतल है। और समतल दर्पण का कंसेप्ट, दो बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले फोकस दूरी कितनी होगी, भाई साहब कितनी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी इसकी होगी अनंत होती है। और पावर कितना होता है, तो शून्य होता है। और आवर्धन क्षमता कितना होता है, तो +1 होता है। एकदम याद रखिए बेटे, ये मैंने क्या कहा, ये फोकस दूरी पहला हो गया, पावर हो गया दूसरा, तीसरा क्या हो गया, तो आवर्धन क्षमता, यानी एफ क्या होगा, अनंत होगा। एफ क्या होगा भाई, फोकस दूरी होगा अनंत, पावर क्या होगा, तो शून्य होगा और आवर्धन क्षमता +1 होगा।
अब देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, ध्यान में रखिएगा, तो ये होगा कैसा, तो बेटा एकदम याद रखना है, ये होगा आभासी, और क्या होगा, तो सीधा होगा, और क्या होगा, तो दर्पण के पीछे होगा, और क्या होगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, और कैसा होगा, तो सीधा होगा, दर्पण के पीछे होगा, और कैसा होगा बेटा, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के कहां होगा, तो एकदम याद रखना है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, दर्पण के कहां बनेगा, पीछे बनेगा। और क्या होगा, तो दर्पण के पीछे और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या होगा, तो पार्श्व परिवर्तन होगा, पार्श्व परिवर्तन होगा, पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी लेफ्ट का राइट जाएगा और राइट का लेफ्ट जाएगा, एकदम याद रखिएगा। अब आते हैं बच्चे, किसी भी, ध्यान दीजिएगा जरा, किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, ध्यान में रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का आकार, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का आकार के लिए, समतल दर्पण का आकार, समतल दर्पण का आकार क्या होगा, तो बच्चे ठीक है, वस्तु के आकार की आधी होगी, वस्तु के आकार की आधी होती है, एकदम याद रखिए, लिख लीजिएगा इसको, आकार के आधी होती है, एकदम ध्यान में रखिएगा, आधी होती है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और दो तीन कंसेप्ट और भी है कि ये मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, इसके इधर की ओर अगर u वेग से गमन करते हैं तो प्रतिबिंब जो है इसकी ओर 2u वेग से आएगा। ये देखिए, ये वस्तु का वेग है, वस्तु का वेग है, और ये क्या है बेटा, तो ये है प्रतिबिंब का वेग है, प्रतिबिंब का वेग है, एकदम याद रखिएगा, प्रतिबिंब का वेग है। और अगर हम बात करें कि कोई वस्तु वो आपको क्या होगा, समतल दर्पण से दूर u वेग से गमन करेगा, तो प्रतिबिंब कितना, तो ये भी u वेग से ही गमन करेगा, यानी दूर जाएगा तो आपको प्रतिबिंब भी दूर जाएगा, कितने वेग से, तो बच्चे इसके आपको बराबर वेग से जाएगा। अब देखिए आंसर क्या होगा बेटा, तो व्यक्ति की लंबाई के बराबर होनी चाहिए, गलत बात है, मैंने कहा आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई से थोड़ा अधिक, गलत बात है, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। देख ले बेटा, अगर 1 मीटर आपका आकार है, आपकी लंबाई है, तो आपको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ठीक जो लंबाई होगी वह आधा मीटर लेना पड़ेगा बेटा। तो देख लीजिए कितना जबरदस्त कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई क्या है क्वेश्चन, कह रहा पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पराग कण की बात कर रहे हैं, पराग कण की बात कर रहे हैं, यानी पोलन ग्रेन्स। कौन सा ग्रेन, पराग कण या पोलन ग्रेन्स। अब देखिए पराग कण जो होता है वो निषेचन के लिए बहुत बहुत आवश्यक होता है, इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स कहते हैं बेटा, पोलन ग्रेन्स कहते हैं। किसके लिए आवश्यक, तो निषेचन के लिए आवश्यक है, यह निषेचन के लिए आवश्यक है, निषेचन के लिए आवश्यक है, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर के लिए आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये कंसेप्ट। किसके लिए आवश्यक है, तो यह निषेचन के लिए आवश्यक है, बहुत याद रखना बेटा। और क्या होता है, किसको कहते हैं पॉलिनेशन, परागन किसे कहते हैं, परागन किसे कहते हैं, तो बेटा परागन जो है, परागन ध्यान दीजिएगा, परागन किसको कहेंगे, तो परागन जो होता है एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वर्तिका से वर्तिकाग्र तक, ठीक है, आपको वर्तिकाग्र तक यानी स्टाइल से स्टिग्मा बोलते हैं बेटा, स्टिग्मा वर्तिकाग्र तक, ठीक है क्या, तो परागकण के पहुंचने की घटना को, परागकण के पहुंचने की घटना को, पहुंचने की घटना जिससे क्या होगा, घटना जिससे क्या होता है, तो जिससे ठीक है आपको निषेचन होता है, निषेचन होता है, क्या कहते हैं, तो निषेचन होता है, परागन कहते हैं, निषेचन होता है, क्या कहेंगे, होता है, यही प्रक्रिया आपको परागन कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है बेटा। वायु द्वारा अगर परागन होगा तो इसको बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, तो क्या बोलते हैं आपको,
अगर जल द्वारा परागन होगा तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। बच्चे एरोफिली कहा जाता है, हाइड्रोफिली कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं, ध्यान में रखिएगा बच्चे, हाइड्रोफिली कहा जाता है। और कीट द्वारा होगा तो एंटमोफिली, एंटमोफिली होता है, एंटमोफिली होता है बच्चे। और एरोफिली हो जाएगा, क्या होगा? एरोफिली आपको होता है। जबकि आपको पता होनी चाहिए कि अगर चमगादड़ द्वारा, ठीक है, परागन होता है तो उस परागन को हम क्या कहते हैं? तो चमगादड़ द्वारा होने वाले परागन को हम चेरप्टोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? चेरप्टोफिली कहा जाता है बच्चे। तो एकदम याद रखना है, क्या कहेंगे? चेरप्टोफिली कहा जाता है। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। क्या होगा? चेरप्टोफिली कहा जाता है बच्चे। एक चीज होगा एनिमोफिली कहेंगे इसको, वायु द्वारा परागन को एनीमोफिली, एरोफिली नहीं, एनीमोफिली कहा जाता है। एनीमोफिली, वायु द्वारा परागन को एनीमोफिली, जल द्वारा हाइड्रोफिली, ठीक है, आपको कीट द्वारा एंटमोफिली। और मैंने एक और कंसेप्ट आपको बताया, क्या कि बच्चे अगर चमगादड़ द्वारा परागन होगा, चमगादड़ द्वारा अगर परागन होता है तो इसको क्या कहते हैं बेटा? चमगादड़ द्वारा परागन को चेरप्टोफिली, द्वारा परागन को क्या कहते हैं? तो चेरप्टोफिली कहते हैं, चेरप्टोफिली कहते हैं, एकदम याद रखिएगा। परागन को चेरप्टोफिली, चेरप्टोफिली कहते हैं। और अगर पक्षी द्वारा परागन होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान में रखिए बेटा, पक्षी द्वारा परागन, पक्षी द्वारा अगर परागन होगा तो उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, उसको कहते हैं, ठीक है, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली कहा जाता है। तो एकदम ध्यान में रखिए, फिर से कंसेप्ट मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे। परागन किसको कहते हैं? तो वर्तिका से वर्तिकाग्र तक, स्टाइल से स्टिग्मा, इसका मतलब क्या हुआ? स्टिग्मा तक, ठीक है। जब आपको क्या पहुंचता है? तो बच्चे पोलेन ग्रेन्स पहुंचता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, और इस प्रक्रिया को ही हम परागन कहते हैं। वायु द्वारा परागन को, ठीक है, क्या बोलेंगे? एनिमोफिली, कीट द्वारा एंटमोफिली, जल द्वारा हाइड्रोफिली। तो सभी हो जाएंगे इसके आंसर बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको क्या देखना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा, आपको मैं ये बनाएंगे रेसिस्टेंस डायग्राम बनाएंगे, फ्री रेसिस्टेंस बनाएंगे, फ्री रेसिस्टेंस डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। और ये अगर बन गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह का 1 सेकंड में आपसे बन जाएगा। चलिए बेटा कैसे करते हैं, यहां देखिए कौन कौन सा बिंदु अलग अलग होता है। चलिए यहां से विद्युत धारा गया, तो जब जाएगा यहां से विद्युत धारा, मान लीजिए यहां से गया तो यहां अलग हो गया, ये गया यहां क्या हुआ? इस डायरेक्शन में आ गया और इस डायरेक्शन में आ गया। यानी तीन जो है, तीन आपको बिंदु जो है, यहां पर कोई बिंदु नहीं है। तो आपको ये देखिए मैं बना रहा हूं, ये देखिए आपको क्या हो गया? ये तीन आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। तीन आपको किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। और इसका क्या है? 2 2 2 ओम का है बेटा, 2 2 2 ओम का है। और जरा देखिए इसको, ये आपको दो बिंदु है यहां पर, ठीक है, तो ये क्या होगा? 4 ओम, और ये क्या है? 4 ओम है। तो दोनों अलग अलग बिंदु है बेटा, इसीलिए 4 ओम और 4 ओम दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तो यहां देखिए ये हो गया 4 ओम बेटा, एकदम 4 ओम, और ये भी हो गया 4 ओम। तो क्या करेंगे? ठीक है, अलग अलग करके निकाल लेंगे, फटाक से निकल जाएगा 4 ओम और 4 ओम। देखिए ये बिंदु अलग अलग है, याद रखना है। इस तरह के प्रश्न में हम देखते हैं कि पोटेंशियल, बिंदु अलग का मतलब क्या हुआ? यहां सेम पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल होगा तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, सेम अगर भिन्न भिन्न पोटेंशियल होगा तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये देखिए अलग हो गया, यानी ये हो गया V2, ये क्या हो गया? V3। डिफरेंट पोटेंशियल हैविंग सेम, ठीक है, डिफरेंट पोटेंशियल हैविंग द कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड इफ द सेम पोटेंशियल, ये देखिए दोनों का पोटेंशियल सेम है तो ये क्या होगा? पैरेलल में होगा। ये दोनों का पोटेंशियल सेम है तो क्या होगा? पैरेलल में होगा। एकदम आसान है क्वेश्चन। 2 2 4 2 6 ये सीरीज कॉम्बिनेशन में बट्टे बट्टे बटे क्या होगा? 1/6 प्लस क्या होगा? 1/4 प्लस क्या होगा? 1/4। और देखिए 1/4 हो गया। और अब एलसीएम निकाल लीजिए, 4 4 और 6 क्या होगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर देखिए दुक्का 2, 3 आ गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2, और देखिए 4 तिया 12, 3, 4 तिया 12, 3, तो 3 3 6 2 8 हो गया। यानी आपको रेसिस्टेंस
आर बराबर क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर, यहां देखिए ये आर इक्विवेलेंट था बेटा, आर इक्विवेलेंट था, इतना मान आ गया। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो बेटा 12/8 और इसको भागा देंगे तो 1.5 ओम निकल जाएगा। तो देखिए कहां पर है 1.5 ओम, तो ऑप्शन नंबर बी में आप वो 1.5 ओम है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.5 ओम। देखिए क्या क्या मैंने कंसेप्ट बताया, हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल, ठीक है, हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल, ठीक है, बट सेम करंट, देन द कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज। देखिए यहां से चला करंट और इसमें आई करंट, इसमें भी आई करंट, इसमें भी आई करंट, सब में देखिए करंट सेम है, तो ये क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। हैविंग, ठीक है, हैविंग, ठीक है, हैविंग डिफरेंट करंट बट सेम पोटेंशियल। ये देखिए डिफरेंट करंट है, इधर से डिफरेंट करंट, इधर से डिफरेंट करंट, करंट डिफरेंट हो गया लेकिन सेम आपको, ठीक है, पोटेंशियल है, क्योंकि सेम पॉइंट है बच्चे, तो इसीलिए ये दोनों जो है, ये कॉम्बिनेशन जो है, ये क्या होगा, पैरेलल में आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा। और ये 4 ओम को मैंने पैरेलल किया है। यदि आपका फ्री रेसिस्टेंस डायग्राम बन जाता है तो तुरंत आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा बेटा, तो एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जल सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान दीजिए, जल सल्फ्यूरिक अम्ल और कांच और कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक इतना 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 है, तो प्रकाश की गति न्यूनतम किसमें होगी। बच्चे सबसे पहले देखना पड़ेगा व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक C/V होता है, म्यू बराबर C/V। और ये देखिए ये अपवर्तनांक है बेटा, एकदम याद रखना है, अपवर्तनांक बराबर क्या होगा भाई, तो ये होगा निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, एकदम ध्यान रखिएगा बेटा, प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग, एकदम ध्यान में रखिए इसको, माध्यम में प्रकाश का वेग, एकदम याद रखना बेटा, माध्यम में प्रकाश का वेग है। और बेटा देखिए एकदम सिंपल है, आपको माध्यम में प्रकाश का वेग भी बराबर क्या होगा, तो C/म्यू। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, म्यू का मान अगर ज्यादा होगा तो भी का मान क्या होगा। मैंने यहां से कंसेप्ट निकाला और मैं शब्द में भी लिख देता हूं, बहुत बच्चे को दिक्कत होगा। माध्यम में वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, ठीक है, अपवर्तनांक के अधिक होने पर कम होता है, ठीक है, माध्यम में प्रकाश का वेग अपवर्तनांक के अधिक होने पर कम होता है, अपवर्तनांक के अधिक होने पर क्या होगा, के अधिक होने पर कम होता है, एकदम याद रखिए बेटा इसको, अधिक होने पर कम होता है, होने पर कम होता है। अब देखिए यहां पर किसका अपवर्तनांक अधिक है, सबसे अधिक किसका है, तो कह रहा है कि न्यूनतम वेग, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है बेटा, तो ये देखिए 1.63 है और ये कार्बन डाइसल्फाइड है, तो इसमें प्रकाश का वेग सबसे क्या होगा, तो बेटा सबसे, ठीक है, आपको कम होगा। ध्यान में रखिएगा, जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, तो सबसे कम होगा, एकदम सिंपल है। C बराबर म्यू बराबर क्या होगा, C/V। और क्या होता है बेटा, एक दो चीज और जान लेते हैं। अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होगा, तो अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, एकदम याद रखिए, म्यू बराबर क्या होगा, तो साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, एक कंसेप्ट हो गया। उसके बाद अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, तो एकदम याद रखिए 1 बटे आपको लेमडा कहा है मैंने, ठीक है, म्यू बराबर क्या होता है, ये देखिए ये तरंगदैर्घ्य है बेटा, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया कि देखिए वर्ण विक्षेपण जो होता है वह क्या होगा, ये अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक याद रखना बेटा, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ठीक है लेमडा हो गया। और ये देखिए अपवर्तनांक आपको क्या है, तो इसका कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है, का कोई मात्रक या बीमा नहीं होता, एकदम याद रखना है, मात्रक या बीमा नहीं होता है, चलिए बीमा नहीं होता है। और ये जो नियम मैंने लिखा है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, इसको कहा जाता है स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए क्या बोलते हैं आदर्श है। अच्छा बात है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और आपको मैंने कई बार बताया है, आपको मैंने कई बार इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए बताया है कि देखिए ध्यान दीजिए मेरी बात को, ध्यान दीजिए कि दो कंसेप्ट में रेगुलर आपको बताता रहता हूं, शायद अगर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे बेटे। क्या देखिए क्या कह रहा हूं, गैस, गैस भी तो वायु ही है। चलिए बच्चे गैस या वायु, ध्यान दीजिए मेरी बात को, दो कंसेप्ट आपको मैं बताता रहता हूं। सबसे पहले क्या बच्चे, ये द्रवीकरण, लिक्विफिकेशन, द्रवीकरण, एकदम ध्यान में रखिएगा, द्रवीकरण,
कब होगा? तो द्रवीकरण होता है दो कंडीशन पर, ठीक है। आपको वायु और गैस जो है लिक्विफाइज हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। कितने कंडीशन पर? तो दो कंडीशन पर लिक्विफाई होगा। पहला कंडीशन देखिए बेटे क्या होगा? पहला कंडीशन उच्च दाब, उच्च दाब, एकदम याद रखिए बेटा, उच्च दाब और ठीक है हायर प्रेशर, और ठीक है आपको दूसरा कंडीशन है ठीक है उच्च दाब और निम्न ताप। निम्न ताप पर आपको क्या होगा? तो गैस या वायु द्रवीकृत हो जाता है, गैस या वायु द्रवीकृत हो जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। तो क्या होगा यहां पर? दाब बढ़ाना और ताप घटाना, ठीक है। इस कंडीशन पर आपको क्या होगा? तो बच्चे एकदम याद रखना है कि आपका जो गैस है या वायु है वो द्रवित हो जाएगा। मैंने कहा दो कंडीशन आपको जानने की आवश्यकता इस क्वेश्चन में है। क्या कंडीशन बच्चे? तो गैस जो है या वायु जो है, गैस आदर्श व्यवहार कब करेगा? यह भी नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, गैस आदर्श व्यवहार कब करेगा? गैस का आदर्श व्यवहार, गैस का आदर्श व्यवहार ये कब होगा? तो बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, व्यवहार ये कब होगा? तो गैस का आदर्श व्यवहार होता है दो कंडीशन पर, पहला हायर टेम्परेचर, दूसरा लोअर प्रेशर। पहला हायर टेम्परेचर, दूसरा लोअर प्रेशर, यानी उच्च ताप और निम्न दाब पर, निम्न दाब पर होता है। तो एकदम ध्यान में रखना है इसको, निम्न दाब पर होता है। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी चाहिए। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गैस का आदर्श व्यवहार कब होगा और गैस द्रवीकृत कब होता है। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? यहां देखिए सुमेलित है पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है? कि कौन आपको जो तापीय विद्युत संयंत्र है वह सुमेलित है। बहुत अच्छी बात है बच्चे। यहां देखिए तापीय ऊर्जा संयंत्र ठीक है आपको कवास गुजरात सही सुमेलित है। यानी कवास जो है वो कहां पर स्थित है? तो वह गुजरात में स्थित है। कवास जो है वो कहां पर स्थित है? तो गुजरात में। बेटा तापीय ऊर्जा संयंत्र का मतलब क्या होगा? यानी कोयला से विद्युत का जब उत्पादन किया जाता है, ध्यान दीजिए, कोयला से विद्युत का उत्पादन जब करते हैं, तो विद्युत का उत्पादन जब करते हैं तो उसको कहा जाता है ताप विद्युत संयंत्र। उत्पादन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत का उत्पादन करते हैं तो इसे कहा जाता है, तो इसे थर्मल, ठीक है, थर्मल आपको एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रिएक्टर्स कहा जाता है। एकदम याद रखिएगा, थर्मल एनर्जी रिएक्टर्स कहते हैं। और भारत में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा किससे प्राप्त होगा? तो सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। ऊर्जा इसी प्रक्रिया से प्राप्त होता है, इसी प्रक्रिया से प्राप्त होता है। एकदम ध्यान में रखिए बेटा, प्रक्रिया से प्राप्त होता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कवास गुजरात ये आपको सही है बेटा। उड़ीसा, तो उड़ीसा में तलचर कहां है बेटा? तो उड़ीसा में। तलचर कहां है? उड़ीसा में। रामगुंडम, ये देखिए तलचर कहां पर है? तो तलचर जो है वो उड़ीसा में है। ओडिशा एकदम ध्यान में रखिएगा, उड़ीसा में है। ठीक है, अब देखिए रामगुंडम, ध्यान दीजिए बेटा, रामगुंडम ध्यान में रखना है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रामगुंडम तापीय विद्युत संयंत्र कहां पर है? तो तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना में स्थित है। और कोरबा, बच्चे कोरबा आप जानते होंगे अच्छे तरीके से कि कोरबा ताप विद्युत संयंत्र कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है। और भारत में सबसे अधिक, ठीक है, आपको जो कोयला है वो बिटुमिनस कोयला है। कौन सा कोयला है? बिटुमिनस कोयला है बेटा। तो एकदम ध्यान में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा 1 ओम बराबर डैश, ठीक है, डैश 1 वोल्ट बटा डैश क्या होगा बेटा? तो एकदम ध्यान में रखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आप सब बच्चों को पता है ओम का नियम। क्या पता है? ओम का नियम पता है। ओम का नियम क्या होता है भाई? ओम का नियम होता है क्या? कि विभवांतर समानुपाती होगा विद्युत धारा के। विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा, और ठीक है विद्युत धारा बेटा, विद्युत धारा। और क्या होगा? V प्रोपोर्शनल टू I, और V बराबर क्या हुआ? RI। और दिस इंप्लाई R बराबर क्या होगा? V बटा I। V क्या है? तो वोल्ट है, और I क्या है? तो एम्पियर है। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम प्रतिरोध कहते हैं बेटा। तो यहां देखिए 1 ओम बराबर क्या होगा? तो 1 वोल्ट बटा 1
एक वोल्ट बटे एक क्या होगा, एम्पियर करना पड़ेगा, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर। बच्चे विद्युत धारा को, ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर। विद्युत धारा का पता किसके द्वारा लगाते हैं, तो विद्युत धारा का पता लगाते हैं किसके द्वारा बेटा, विद्युत धारा का पता लगाते हैं किसके द्वारा पता लगाते हैं, तो बच्चे बेटे इसको पता लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। विद्युत धारा मापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं किसके द्वारा, तो विद्युत धारा मापते हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आपको उसको बोलते हैं एमीटर, क्या बोलेंगे, एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापते हैं, एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, ओम के नियम से विभवांतर विद्युत धारा का समानुपाती होता है, और यहां से मैंने R बराबर V बटा I निकाला, तो 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होगा। और 2 बातें और मैंने बताई कि विद्युत धारा का पता किसके द्वारा लगाएंगे, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा। विद्युत धारा का परिमाण किसके द्वारा मापेंगे, तो एमीटर के द्वारा। तो बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। बच्चे आपको पता है हीरे के विषय में बहुत सारी बातें मुझे आपको बतानी है। यहां देखिए हीरा, हीरा आपको पता है क्या क्या बातें होंगी। सबसे पहले कार्बन का रवादार अपरूप है, रवादार अपरूप है कौन, तो हीरा। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। फिर दूसरी बात क्या, कार्बन का रवादार अपरूप, यानी दिस इज द, ठीक है, दिस इज द आपको क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बहुत अच्छी बात है बेटा। अब देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऑफ डायमंड कितना होगा, तो सी कार्बन का रवादार अपरूप है। संरचना कैसा होगा, तो संरचना बेटा एकदम ध्यान में रखना है कि ये होता है चतुष्फलकीय, ठीक है, चतुष्फलकीय, यानी आपको याद रखिए इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। क्या होगा, तो टेट्राहाइड्रल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेट्राहाइड्रल होता है। चलिए और देखते हैं बेटा, और क्या होगा, तो टेट्राहाइड्रल तो हो गया भाई साहब, और क्या होगा, तो याद रखिए कि हीरा जो होता है, हीरा जो होता है इस तरह का संरचना है बेटा, और यह चमकता है कैसे, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा चमकता है, यानी अच्छे से तरासे गया, अच्छे से तरासा गया हीरा, अच्छे से तरासा गया हीरा, गया हीरा क्या होगा, हीरा आपको कैसे चमकता है, बच्चे अच्छे से तरासा गया हीरा आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया द्वारा चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया द्वारा चमकता है, परावर्तन की प्रक्रिया से चमकता है, की प्रक्रिया से चमकता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, चमकता है, बहुत ज्यादा स्पार्कल करेगा, चमकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो भाई अपवर्तनांक जो है इसका सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक होता है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सर्वाधिक होगा और वो 2.42 होता है। तो आंसर हो जाएगा सी का, सी नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। बच्चे भारत ने बहुत दिन पहले ही सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर लिया है, और पहला जो सुपर कंप्यूटर है एकदम ध्यान में रखिएगा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सीरीज के नाम से आया था बच्चे, ठीक है, परम सीरीज के नाम से लाया गया था। और ये कब लाया गया था, तो लगभग 1988 के आसपास आपको लाया गया था, लेकिन सबसे सफल जो कंप्यूटर रहा वह 1991 में परम 800, याद रखिए बेटे, परम 8000, परम 8000 कब लाया गया, तो 1991 में, ठीक है, परम, ठीक है, 8000 लाया गया बेटा। और इसका कब लाया गया, तो ये परम नाम से लाया गया, और ध्यान में रखिएगा कि परम नाम से लाया गया, और ये कब लाया गया, तो 1991 में। किसके द्वारा लाया गया, तो आपको पता ही होगा कि आपका जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर डिजाइनिंग, ठीक है, और इंस्टीट्यूट, यह सीडेक बोला जाता है, पुणे के द्वारा यह लाया गया। तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा। तो परम सीरीज से, यहां देखिए इनियाक, इनियाक जो है ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है, एनियाक है। बच्चे वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, पहले देख लीजिए एक तरफ से, सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता बेटे किसको कहेंगे, सेमन क्रे को, सेमन क्रे को कहा जाता है जन्मदाता, किसको कहते हैं, तो एकदम ध्यान में रखिएगा, सेमन क्रे को कहा जाता है, सेमन क्रे को, सेमोर क्रे को कहा जाता है बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा।
भारत में सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता, भारत में सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता, एकदम ध्यान में रखिएगा, सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता भारत में किसको कहते हैं? तो सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता भारत में आपको याद रखना है, एक वैज्ञानिक है, नाम है उनका विजय पंडुकर, विजय पंडुकर को कहा जाता है बच्चे, विजय पंडुकर को कहा जाता है। भारत का, ठीक है, भारत का वर्तमान का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज भारत का सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज भारत का सुपर कंप्यूटर, एकदम याद रखिए, भारत का सुपर कंप्यूटर कौन है? तो एआई सिद्धि है बच्चे। सुपर कंप्यूटर कौन है? तो एआई सिद्धि है। इससे पहले प्रत्यूष था बच्चे, क्या था? प्रत्यूष। पहले क्या होगा? तो एआई सिद्धि, एआई सिद्धि याद रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिद्धि, और पहले, इससे पहले कौन था? तो प्रत्यूष था। तो ये बातें आपको बार बार पूछा जाएगा और आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? बेटा एकदम याद रखिएगा, जरा इस बात को देखते हैं। मेंडल साहब, आप सभी बच्चों को पता होगा मेंडल के बारे में। मेंडल साहब क्या करते हैं? तो मेंडल ने ध्यान दीजिए बेटा, मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। ही इज द फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ क्या बच्चे? जेनेटिक्स। अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, तो अनुवांशिकता का जनक कहते हैं। और याद रखना है, जनक कहते हैं। ये क्या थे? तो इन्होंने मटर के पौधे पर कार्य किया था, इन्होंने पायसम सेटिवम या मटर के पौधे पर, इन्होंने मटर के पौधे पर काम किया था, मटर के पौधे पर, ठीक है, कार्य किया था, पौधे पर कार्य किया था। ध्यान में रखिए बेटा, कार्य किया था कौन से पौधे पर? तो मटर के पौधे पर कार्य किया था। याद रखना बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए ये किस मटर के पौधे पर किस प्रकार से काम किया था। तो अगर इस बात को आपको जानना है तो ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने किस तरह से काम किया बेटा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, फूल की स्थिति पर ये काम नहीं किए थे। आपको पता होगा कि लंबा, बौना, टॉल ड्वार्फ एक हो गया। दूसरा क्या? बीज का रंग, पहले तो बीज की आकार राउंड और क्या होगा? व्रिंकल्ड, ठीक है, राउंड व्रिंकल्ड, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या? आपको बीज का रंग, कलर ऑफ सीड्स बच्चे, यानी कैसा था कलर ऑफ सीड्स? तो पिंक और पिंक ले लीजिए या येलो, ग्रीन और येलो ले लीजिए, ग्रीन और येलो ले लीजिए। फिर देखिए आपको फूल का रंग क्या था? तो बच्चे, ठीक है, वायलेट, ठीक है, वायलेट और ग्रीन। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे लिए थे, लेकिन फूल की स्थिति, फूल की आकृति पर भी उन्होंने काम किया था बच्चे, लेकिन फूल की स्थिति पर मेंडल ने किसी प्रकार का सिद्धांत नहीं दिया था। मेंडल ने मुख्य रूप से, ध्यान दीजिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल ने मुख्य रूप से सबसे पहले प्रभाविकता का नियम दिया। यानी उन्होंने कहा कि अगर लंबे और बौने को हम क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे, तो प्रथम जनरेशन में केवल, ठीक है, आपको लंबे पौधे ही प्राप्त होंगे यदि लंबा डोमिनेंट फैक्टर है, यानी प्रभावशाली गुण वाला है। बच्चे ये पहला नियम उन्होंने दिया था, प्रभाविकता का नियम कहते हैं। फिर इन्होंने बताया क्या बच्चे? तो इन्होंने दिया, ठीक है, पृथक्करण का नियम, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। इन्होंने कहा कि देखिए यदि प्रथम जनरेशन के पौधे को स्वपरागण कराया जाए, यानी खुद ब खुद सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया जाए, तो सेकेंड जनरेशन में अपने आप लंबा और बौना सेग्रीगेट हो जाता है और 3:1 में लंबा और बौना प्राप्त होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये दो प्रमुख नियम इसके हैं। पहला नियम प्रभाविकता, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ध्यान में रखना बेटा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में किन ऊर्जा संसाधनों का प्रकार है? बच्चे गैर पुनरावर्ती और यहां देखिए अजैव, जरा इस पर बात करते हैं। गैर पुनरावृत्ति, जो बार बार नहीं उत्पन्न किया जाए, इसको हम परंपरागत ऊर्जा की श्रेणी में रख सकते हैं, परंपरागत ऊर्जा की श्रेणी में रख सकते हैं। जैव ऊर्जा, आपको पता है जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ है सभी जैव ऊर्जा की श्रेणी में आते हैं। पुनर्भरणीय, बच्चे पुनर्भरणीय ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा बेटा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। पुनर्भरणीय ऊर्जा यानी, ठीक है, रिचार्जेबल एनर्जी, और ये देखिए नॉन रिपीट। एबायोटिक, बच्चे ऊर्जा कभी भी एबायोटिक नहीं होता, अजैव नहीं होता है, यानी एबायोटिक नहीं होगा, जब भी होगा तो बायोटिक होगा बच्चे। तो पुनर्भरणीय, रिचार्जेबल है, रिन्यूएबल है बच्चे, यानी बार बार उसको हम क्या कर सकते हैं? ये कर सकते, उत्पन्न कर सकते बच्चे। ज्वारीय ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, ज्वारीय ऊर्जा। फिर देखिए सौर ऊर्जा, फिर देखिए आपको सौर ऊर्जा ले लीजिए, फिर आप ले रहे हैं कौन सा? पवन ऊर्जा ले लीजिए,
पवन ऊर्जा ले लीजिए, फिर देखिए हम लोग ले रहे हैं कौन, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये सभी कौन से ऊर्जा हैं? तो बच्चे पुनर्नवकरणीय, 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 नवकरणीय, ठीक है, ऊर्जा है बच्चे, नवकरणीय ऊर्जा होता है, ठीक है, पुनर्नवकरणीय ऊर्जा होता है, रेनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है, बार बार इसको परिवर्तित कर सकते हैं, बार बार इससे हम क्या कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं एनर्जी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा गैर नवकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है बच्चे? तो गैर नवकरणीय, यहां देखिए क्या कह रहा है, कौन सा गैर नवकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है? जरा इंग्लिश पर बात कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, रिसाइकलिंग सोर्स बच्चे, नॉन रिन्यूएबल रिसाइकलिंग सोर्स है। सौर ऊर्जा बार बार आपको प्राप्त किया जा सकता है, पेट्रोलियम, ठीक है, बार बार किया जा सकता है प्राप्त बच्चे, पेट्रोलियम भी बार बार प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन है बच्चे, ठीक है, आपको कठिन है पेट्रोलियम, लेकिन ठीक है गैर पुनर्चक्रणीय स्रोत, लेकिन आपको ठीक है आपको ये प्राप्त किया जा सकता है पेट्रोलियम बच्चे। लोहा, लोहा जो है ये पूर्ण रूप से एक बार बर्बाद हो गया तो समाप्त हो जाएगा, ये गैर नवकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है बच्चे, गैर नवकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है, यानी ठीक है पुनर्चक्रण स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल रिसाइकलिंग सोर्स है बच्चे। पेट्रोलियम आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है इससे इसका मान लीजिए पेट्रोलियम जो है इसको रिसाइकल्ड किया जा सकता है, रिसाइकल्ड किया जा सकता है, रिसाइकल्ड, रिसाइकल मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए किसी तरह से पेट्रोलियम का आपको अपशिष्ट प्राप्त होता है तो पुनः आप क्या कर सकते हैं, उस अपशिष्ट से पेट्रोल प्राप्त कर सकते हैं बच्चे, पुनः उत्पादित नहीं कर सकते हैं लेकिन रिसाइकिल जरूर कर सकते हैं, तो ये रिसाइकिल हो जाएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। जंगल है तो जंगल मान लीजिए काट लीजिए, उस स्थान पर फिर नए पौधे लगा दीजिए तो जंगल को रिचार्जेबल, लेकिन लोहा अगर एक बार समाप्त हो गया तो पुनः उत्पन्न करना बड़ा कठिन है, लोहा को रिसाइकिल आप नहीं कर सकते हैं। लोहा क्या होगा तो मृदा में पूर्णतः मिल जाता है, मृदा में पूर्णतः आपको क्या होगा, पूर्णतः ठीक है आपको मिश्रित हो जाता है। इसीलिए गैर नवकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत कौन है, नॉन रिन्यूएबल रिसाइकलिंग सोर्स कौन है, तो बेटा ये आयरन हो जाएगा। और आपको आयरन याद रखना है, बार बार आपको याद रखना है, आयरन है क्या, तो आयरन जो है वह क्या है, तो बच्चे ये परमाणु संख्या इसकी कितनी 26 होती है, आपको याद रखना है कि आयरन जो है यह क्या है, तो ये आपको डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी संक्रमण धातु है, संक्रमण धातु है। और किस वर्ग में पाया जाता है, संक्रमण धातु है, किस वर्ग में पाया जाएगा, तो बेटा ये 8वें वर्ग का तत्व है, 8वें वर्ग का तत्व होता है, तो एकदम ध्यान में रखना है 8वें वर्ग का तत्व है बच्चे, कौन, तो आपको आयरन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बच्चे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए बेकिंग सोडा कहेगा तो क्या होगा, तो बेकिंग सोडा कहेगा तो सीधा सीधी हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन NaHCO3 को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। लेकिन अगर यहां पर बोलता बेकिंग पाउडर, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि देखिए बेकिंग पाउडर जो है टूट करके, बेकिंग सोडा जो है टूट करके सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, और ये सोडियम कार्बोनेट का जो स्वाद होता है वो कसैला होता है, जिसको दूर करने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में टार्टेरिक एसिड मिश्रित करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में टार्टेरिक एसिड का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जिससे ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और देखिए उपयोग क्या होता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा, बेकिंग पाउडर का क्या उपयोग होता है, तो बेकिंग पाउडर का सबसे इंपॉर्टेंट जो उपयोग है वो मैंने आपको बताया, पहला चीज क्या जी, खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाने में, खाद्य पदार्थों को क्या बनाने में, स्पंजी बनाने में। दूसरा इंपॉर्टेंट उपयोग अग्नि, ठीक है, सोडा अग्निशामक में, सोडा ठीक है अग्निशामक में, सोडा ठीक है सोडा एक्सटिंगाइजर में यूज करते हैं, एक्सटिंगाइजर में इसका यूज करते हैं। तीसरा इसका यूज करते हैं बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा क्या करने में, तो ठीक है तीसरा यूज करेंगे, आप लोग बार बार जानते होंगे क्या बच्चे, तो याद रखिएगा कि एंटाएसिड में, एंटाएसिड में। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका उपयोग जो है हम लोग बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं
किसमें बच्चे? खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाने में, सोडा एक्सटेनगाइजर में और एंटा एसिड में। ये सब बातें मैंने आपको बताई जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए एक चीज और देख लेना है, यहां जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सीधा सीधी 10 अणु नहीं होगा जल का बेटा, ये गलत है। ये क्या है? तो ये धोवन सोडा है, धोवन सोडा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए लाभदायक भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखिए बेटा क्या होगा? कोरापुट। कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बच्चे जब भी कोरापुट की बात करते हैं तो आपको याद होगा, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं, यहां सबको देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है बेटा? तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, आपको एल्युमिनियम का अयस्क है, फॉर्मूला क्या होगा? तो Al2O3 इंटू 2s2 होगा, Al2O3 इंटू 2s2 होगा। कॉपर का अयस्क, कॉपर का अयस्क क्या होता है बच्चे? एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो बॉक्साइट है, बहुत महत्वपूर्ण अयस्क है बच्चे। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो बॉक्साइट। कॉपर का अयस्क कौन है? तो कॉपर ग्लांस, ध्यान में रखिएगा, कॉपर ग्लांस है, कॉपर ग्लांस, Cu2s, कॉपर ग्लांस। या आपको पता होगा मेलेकाइट, बार बार मैं बताता हूं, मेलेकाइट बेटा, मेलेकाइट। तो क्या होगा? मेलेकाइट क्या होता है? मेलेकाइट का फॉर्मूला CuCO3 इंटू CuOH2। बच्चे ये मेलेकाइट आपको किसका अयस्क है? तो कॉपर का। जरा अबरक बात करते हैं। अबरक जो है, अबरक जो है उष्मा का क्या होगा? सुचालक, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। और कौन से उद्योग में? तो बच्चे आपको याद रखना है कि बार बार मैं बताता रहता हूं कि विद्युत उद्योग में उष्मा का सुचालक विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। तो किस उद्योग में सबसे ज्यादा इसका उपयोग करते हैं? तो ध्यान में रखिएगा कि सबसे अधिक विद्युत उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। लौह अयस्क बच्चे, लौह अयस्क कौन कौन होते हैं? तो आपको पता है कि लौह अयस्क कौन कौन होंगे? तो लौह अयस्क, ये ध्यान रखिए बेटा, लौह अयस्क कौन कौन होते हैं? सबसे पहले मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, फिर क्या? हेमेटाइट, लौह अयस्क बेटा, हेमेटाइट, फिर क्या? तो लेमोनाइट, फिर क्या? हेमेटाइट, हेमेटाइट, फिर क्या? लिमोनाइट, फिर क्या? सीडेराइट। ये सब क्या हो गया? तो आपको लौह अयस्क होते हैं। कौन से अयस्क होते हैं बेटा? तो लौह अयस्क होते हैं। तो कोरापुट जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेटे कोरापुट जो है उड़ीसा राज्य में है और ये बॉक्साइट के लिए बहुत बहुत प्रसिद्ध है। कहां पर है? ओडिशा। फिर आ गया ओडिशा बच्चे, ओडिशा यहां पर है और ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो आपको बॉक्साइट अयस्क से के लिए प्रसिद्ध है कोरापुट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? तो बच्चे कैंसर का जो परीक्षण होता है उसको बायोप्सी के द्वारा किया जाता है। बायोप्सी के द्वारा हम लोग कैंसर का परीक्षण करते हैं। बेटा कैंसर जो होता है, कैंसर है क्या? तो कैंसर है आपको उत्तकों का अनियंत्रित विभाजन, उत्तकों का अनियंत्रित विभाजन को यानी आपको क्या होगा? तो अनियंत्रित मतलब क्या? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ टिश्यूज इज नोन एज, ठीक है, आपको क्या कहलाएगा? तो कैंसर कहलाएगा। और कैंसर के जीन कौन होंगे? तो कैंसर का जो जीन होता है, कैंसर का जीन वो कौन होगा? तो कैंसर का जीन होता है, आपको याद रखना, ओन्कोजिन होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। और यहां देखिए बच्चे क्या क्या बातें हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो यहां कैंसर का जीन कौन हो गया? ओन्कोजिन हो गया। क्या हो गया? ओन्कोजिन हो गया। ध्यान में रखिएगा। इसके लिए ठीक है बायोप्सी का उपयोग हम लोग करते हैं, मैंने बता दिया। ऑटोप्सी क्या होता है? तो आपको जब पोस्टमार्टम किया जाता है, पोस्टमार्टम में क्या होता है? तो आपको क्या होगा? ऑटोप्सी किया जाता है। जबकि उत्तक संवर्धन में, टिश्यू कल्चर में, टिश्यू से हम नए जीवों का विकास करते हैं, टिश्यू से, ठीक है, नए जीवों का विकास करते बच्चे, नए अंगों का विकास करेंगे। तो अंगों का विकास किया जाता है, अंगों का, या ठीक है जीवों का विकास करते हैं, जीवों का विकास करते हैं। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, विकास करते हैं किसके द्वारा? तो बच्चे आपको याद रखना है, आपके उत्तक संवर्धन के द्वारा, टिश्यू कल्चर के द्वारा यह काम करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बायोप्सी में क्या होता है कि डॉक्टर जो है, ठीक है, आपको डॉक्टर जो है जिस अंग में कैंसर होने की संभावना है उस अंग के कुछ पोर्शन को वो क्या करता है? तो लेबोरेटरी में भेजता है। वहां देखा जाता है कि इसमें किस प्रकार के, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहे हैं। क्या कोई इस प्रकार का टिश्यूज तो नहीं है जो क्या बोलते हैं अनकंट्रोल्ड वे में डिवीजन कर रहा हो? तो बच्चे उसका पता लगाते हैं, जिससे कैंसर का वास्तविक पता चल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्व जनित त्वरण, बच्चे गुरुत्व जनित त्वरण होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए गुरुत्व जनित त्वरण क्या होगा। गुरुत्व जनित त्वरण, गुरुत्व जनित त्वरण क्या होता है, गुरुत्व जनित त्वरण क्या होता है, तो ये देखिए जी है, जी बराबर क्या होगा, तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर होगा। और ठीक है बच्चे, आपको पता होगा कि पृथ्वी पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने पर क्या होगा, तो जी का मान घटता है। ठीक है, अंदर जाने पर क्या होगा, तो अंदर जाने पर जी का मान यहां भी घटता है, अच्छी बात है। और ठीक है, आपको विषुवत रेखा से ध्रुव पर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुव पर जाने पर, ध्रुव पर जाने पर क्या होगा, तो जी का मान बढ़ता है, जी बढ़ता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, जी क्या होगा, बढ़ता है, जी इंक्रीजेस होता है। तो कह रहा भूमध्य रेखा पर, ठीक है, आपको जी का मान क्या होगा, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ। बेटा ये देखिए, ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये विषुवत रेखा है, और ये विषुवत रेखा से कहां चले गए, तो विषुवत रेखा से हम चले गए कहां पर, ध्रुव की तरफ चले गए। तो ये ध्रुव है आपका, तो ध्रुव पर चले गए, तो यहां से यहां जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए बढ़ता है, क्या होगा, बढ़ता है, आपको आंसर मानना है, बढ़ता है। यहां देखिए कि गुरुत्वीय त्वरण कहां शून्य होता है बेटा, तो गुरुत्वीय त्वरण 3 कंडीशन में शून्य होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी शून्य होता है, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं, जी शून्य होता है। कहां शून्य होगा भाई जी, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, केंद्र पर जी शून्य होता है। दूसरा आपको पता होनी चाहिए कि पृथ्वी के केंद्र पर, फिर देखिए कृत्रिम उपग्रह में जी शून्य हो गया, उपग्रह में क्या होगा, उपग्रह में जी शून्य होगा। फिर क्या होगा बच्चे, आपको पता होनी चाहिए कि आपका पृथ्वी के कोणीय वेग को 17 गुना बढ़ाने पर, कोणीय वेग को 17 गुना बढ़ाने पर, ठीक है, बढ़ाने पर आपको कहां पर, तो बच्चे विषुवत रेखा पर। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये जी का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण कहां शून्य होता है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कल्पना वन के उपग्रह है। बच्चे आपको पता होगा कि हमारे देश की एक बहुत अच्छी वैज्ञानिक थी, ठीक है, आपको उन्हीं के नाम पर इनका नाम कल्पना रखा गया। ध्यान में रखिएगा बेटा, किसके नाम पर रखा गया है, तो कल्पना के नाम पर रखा गया है। क्या नाम रखा गया है, तो बच्चे कल्पना वन नाम रखा गया है। कल्पना वन क्या है, तो मौसम, ठीक है, मौसम विज्ञान के अध्ययन के लिए छोड़ा गया उपग्रह है। ध्यान में रखिएगा, किस विज्ञान के लिए, मौसम विज्ञान के अध्ययन के लिए छोड़ा गया उपग्रह है। बच्चे कल्पना वन जो है, ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ठीक है, आपको तो भारतीय वैज्ञानिक थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम कल्पना रखा गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। और कल्पना वन जो है 12 सितंबर, ध्यान दीजिए बच्चे, 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा से, ठीक है, आपको छोड़ा गया था। एकदम देखिए 12 सितंबर 2002 को, ठीक है, 12 सितंबर 2002 को, ठीक है, कल्पना वन, ठीक है, अंतरिक्ष में भेजा गया था। ध्यान में रखिए बेटा, अंतरिक्ष में भेजा गया था। अब देखिए थोड़ी सी बात जान लेते हैं, यहाँ पर भेजा गया था। बच्चे यहाँ देखिए नेविगेशन क्या होता है, तो आपको नेविगेशन में आपको पता है नेविगेशन सेटेलाइट का प्रयोग करते हैं, नेविगेशन सेटेलाइट का प्रयोग करते हैं, और इसमें हम लोग ध्रुवीय उपग्रह का यूज करते हैं, ध्रुवीय उपग्रह का प्रयोग करेंगे। जबकि बेटा संचार उपग्रह में हम लोग क्या करते हैं, तो भू अस्थैतिक उपग्रह का यूज करते हैं, भू अस्थैतिक उपग्रह का प्रयोग करते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, भू अस्थैतिक उपग्रह का प्रयोग करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, और ये बार बार आपसे पूछा जाएगा इस पर प्रश्न, बच्चे ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखनी है, बार बार आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे भारत का सबसे अच्छा नेविगेशन सैटेलाइट कौन है, तो नाविक है, NA, ठीक है, VIC है बच्चे, नेविगेशन इंडियन कंस्टलेशन, ये भारत का सबसे प्रमुख नेविगेशन सैटेलाइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा संचालित किया गया था। बच्चे भारतीय
जो सैटेलाइट है जुगनू, जुगनू यह कानपुर द्वारा संचालित किया गया था, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा संचालित किया गया था। इसका नाम क्या है? जुगनू, जुगनू नाम है। बच्चे आपको पता है जुगनू कहाँ से नाम आया? तो जुगनू नाम जो है, जुगनू एक जो है आपको पता है गांव में या क्या बोलते हैं, आपको एक क्या होता है, एक कीड़ा होता है बच्चे, एक कीड़ा होता है जिसमें, ठीक है, एक कीड़ा होता है जिसमें, ठीक है, एक कीड़ा होता है जो रात को प्रकाश उत्पन्न करता है, होता है जो रात के समय जो क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है बच्चे, प्रकाश उत्पन्न करता है, क्योंकि उसमें लूसीफेरिन होता है। क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। और ये प्रकाश क्यों उत्पन्न करेगा? उत्पन्न करता है इसमें क्या होता है, इसमें लूसीफेरिन होता है, इसमें लूसीफेरिन होता है, फेरिन होता है, जो होता है, जो क्या करता है, जो ठीक है प्रकाश उत्पादित करता है, प्रकाश उत्पादित करता है। बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, उत्पादित करता है। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि जुगनू में क्या पाया जाता है कि यह आपको प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो जुगनू कौन सा उपग्रह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा इसको भेजा गया था अंतरिक्ष में। बेटा कब भेजा गया था? तो 12 अक्टूबर 2012 को, 12 अक्टूबर 2012 को। एकदम ध्यान में रखिएगा, आजकल इस तरह के भी प्रश्न बहुत सारे पूछते हैं। एकदम डिफरेंट नाम का है क्योंकि ये IIT इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा संचालित किया जाता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र नाभिकीय शक्ति, ठीक है, नाभिकीय शक्ति संचालित पनडुब्बी है। तो बच्चे आपको मैंने कई बार बताया है कि देखिए भारत ने क्या किया। तो भारत ने क्या किया, भारत ने पहला, ठीक है, पहला जो, ठीक है, परमाणु पनडुब्बी बनाया था। परमाणु पनडुब्बी वह स्वदेशी तकनीक पर आधारित नाभिकीय रिएक्टरों के से बनाया था बच्चे। परमाणु पनडुब्बी क्या है? INS अरिहंत, INS अरिहंत बच्चे, अरिहंत भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है, INS अरिहंत है, ध्यान में रखिएगा बेटा। INS अरिहंत भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी है। और अरिहंत वर्ग, ध्यान में रखिएगा, अरिहंत वर्ग भारत का अपना है। अरिहंत क्या है? भारत का अपना है। अरिहंत जितना भी है वो स्वदेशी तकनीक मैंने बताया, भारत का अपना आपको परमाणु पनडुब्बी है, भारत का अपना परमाणु पनडुब्बी है। लेकिन यहीं पर अगर पूछा जाए ये कि भाई साहब ये बताइए चक्र जो, ठीक है, भारत का जो चक्र है वो कहां से प्राप्त हुआ? तो रूस से प्राप्त हुआ, भारत को रूस से प्राप्त हुआ बच्चे, भारत का पहला ये देखिए, भारत का पहला, ठीक है, स्वदेशी पनडुब्बी, देखिए परमाणु पनडुब्बी नहीं, भारत का पहला स्वदेशी पनडुब्बी, भारत का पहला स्वदेशी पनडुब्बी कौन है? पहला स्वदेशी पनडुब्बी, ये INS साल की है बच्चे। स्वदेशी पनडुब्बी कौन है? तो ये INS साल की है और राजीव गांधी सरकार के समय में यह आपको बनाया गया था और बहुत चर्चा हुई थी क्योंकि इसमें आपके जो प्रधानमंत्री उस समय के थे वो गए भी थे और कुछ दिन उन्होंने वहां पर बिताया था। क्या नाम है? INS साल की नाम है बेटा, INS साल की नाम है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं बच्चे? Ctrl+A, ध्यान दीजिएगा, Ctrl+A, जैसे ही बोले Ctrl+A तो याद रखना है फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। Ctrl+A क्या होगा? तो जितना भी फाइल है उसमें सभी फाइलों को सिलेक्ट करना, सभी फाइलों को सेलेक्ट करना बच्चे, फाइलों को सेलेक्ट करना, ये Ctrl+A के द्वारा होता है। को सेलेक्ट करना ये किसके द्वारा? तो Ctrl+A के द्वारा हम लोग ये काम करते हैं। चलिए Ctrl+D क्या होगा? तो ठीक है, फ़ॉन्ट विंडो खोलना बच्चे, ठीक है, आपको क्या होगा? Ctrl+D अगर आप दबाते हैं तो क्या होगा काम बच्चे? फ़ॉन्ट विंडो खोला जाता है, फ़ॉन्ट विंडो खुलेगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या खुलेगा? तो फ़ॉन्ट विंडो खोला जाता है। हाँ, खुलेगा बच्चे, खोलना खुलेगा। फिर देखिए एक दो और ले लेते हैं बच्चे। तो Ctrl+E अगर करते हैं तो पैराग्राफ को अलाइन कर देते हैं हम लोग। Ctrl+E अगर करेंगे, Ctrl+E कर देते हैं तो पैराग्राफ अलाइन हो जाएगा, तो ये सब बातें याद रखिए, अलाइन हो जाता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। बार बार आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा। Ctrl+C आपको पता है कॉपी करते हैं, Ctrl+V मतलब क्या होगा? पेस्ट कर देते हैं, तो ये सब आपको पता होगा। बार बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो Ctrl+C आप कट कर लीजिए, Ctrl+V पेस्ट कर दीजिए, ये ध्यान में रखिएगा। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। बेटा एकदम ध्यान में रखिए, थोड़ी सी बातें आपको याद रखना है, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। ये देखिए मैं बना रहा हूं और ये सभी जो प्रमुख गैसें हैं उनका मैं क्या कह रहा हूं, तो आपको
इसका मैं निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं बेटा, इसका मैं निकाल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसका मैं कर रहा हूं -186 डिग्री सेल्सियस। मैं इसका आपको क्वथनांक ज्ञात कर रहा हूं बेटा, क्वथनांक ज्ञात कर रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन मैं ज्ञात कर रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन मैं ये कर रहा हूं। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, आपको द्रवित हो जाता है, द्रवित हो जाता है, ठीक है बच्चे, माइनस हाइड्रोजन का -186 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अब क्या आते हैं हीलियम का, ये सबसे कम होता है -269 डिग्री सेल्सियस। फिर देखिए ये आ गया नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। फिर देखिए आपको ये आ गया ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा। और अंत में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये ध्यान में रखिएगा -78 डिग्री सेल्सियस। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चे, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि हाइड्रोजन का कितना होता है, तो आपको -186 डिग्री, हीलियम का कितना होता है तो माइनस आपको, ठीक है, माइनस आपका 269 डिग्री सेल्सियस। सबसे न्यूनतम ताप पर कौन पिघलता है, न्यूनतम ताप पर पिघलता है, न्यूनतम ताप पर पिघलता है। तो बच्चे ये सबसे न्यूनतम ताप पर पिघलता है कौन, तो पिघलता है, याद रखना है आपको, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, तो ये है आपका हीलियम। कौन है, हीलियम गैस है, हीलियम गैस है, ध्यान में रखिए बेटा, हीलियम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टीन नहीं होता है। चलिए एक तरफ से देखते हैं, पीतल है बेटा, पीतल है, पीतल किसका बना होता है तो कॉपर प्लस जिंक का बना होता है। बेल मेटल किसका बना होता है तो बेल मेटल बना होता है कॉपर प्लस टीन का बना होता है। गन मेटल किसका बना होता है तो गन मेटल, ध्यान दीजिएगा, गन मेटल किसका बना होगा तो ये होता है Cu प्लस Zn प्लस Sn, ध्यान दीजिए बेटा। फिर देखिए ब्रॉन्ज किसका होगा तो ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टीना का बना होता है। तो अब देखिए किसमें है तो बेल मेटल में तो आपको है ही है, बेल मेटल में ऑलरेडी है ही, गन मेटल ब्रॉन्ज और बेल मेटल में होगा, ब्रास में नहीं होगा। पीतल किसका बना होगा तो आपको कॉपर और जिंक का बना होता है, कॉपर और जिंक का बना मिश्र धातु कौन होता है, पीतल होता है। और इसका पीतल का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं तो बर्तन बनाने में, फिर क्या आपको सिक्का बनाने में, ठीक है, मूर्ति बनाने में यूज करते हैं, मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग करेंगे बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है बच्चे। तो आपको मैंने कई बार बताया है, देखिए BHC ये कीटाणुनाशक हो गया बच्चे, हाँ ये देखिए BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, C6H6 और क्या होगा Cl6 हो जाएगा बच्चे, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। और इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं तो बार बार मैं आपको बताता हूं कि इसको गैमेक्सेन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, गैमेक्सेन भी कहा जाता है। BHC को क्या कहते हैं तो गैमेक्सेन भी कहा जाता है। और कीट नियंत्रण में इसका प्रयोग जनरली किया जाता है बच्चे, कीट नियंत्रण में इसका प्रयोग कीजिए, या आपको कीटाणु मारने में। बच्चे DDT आपको पता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है, डाइक्लोरो, ध्यान दीजिएगा, डाइक्लोरो, ठीक है, फिर क्या होगा डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन होता है, बच्चे। इसका निर्माण किया था किसने, पॉल मूलर ने। किसने किया था, पॉल मूलर ने इसका निर्माण किया था। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे। 2,4-D ये क्या होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है, और यही सबसे पहला शाकनाशी है बच्चे, खरपतवार नाशी है। कौन है तो 2,4-D है, ध्यान में रखिएगा, 2,4-D है। तो पहला शाकनाशी या पहला खरपतवार नाशी कौन होगा तो आपको 2,4-D होगा बच्चे। मैंने कई बार आपको बताया है कि विश्व का पहला खरपतवार नाशी कौन है तो एकदम ध्यान में रखिएगा, यह है आपको 2,4-D है, यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है बच्चे। आपको प्राकृतिक खरपतवार नाशी कौन होता है तो प्राकृतिक खरपतवार नाशी, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक खरपतवार नाशी कौन होगा, खरपतवार नाशी होता है। प्राकृतिक कौन होगा तो प्राकृतिक होता है इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सीन, क्या होगा ऑक्सीन होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, इसरो के संचार उपग्रह, ठीक है, GSAT-29 में लगाए गए उस उच्च रिजोल्यूशन कैमरे का नाम क्या है जो हिंद महासागर में शत्रु जलपोतों की गतिविधि की निगरानी करने में सक्षम है। एकदम ध्यान में रखिएगा। तो इसरो द्वारा, ठीक है, इसरो द्वारा आपको क्या किया गया है तो बच्चे GOI, ठीक है, GOI
का जलपोतों की गतिविधि की निगरानी करने में सक्षम है। जीओआई, जीओआई, जीओआई ध्यान में रखिएगा कौन है, तो जीओआई है, ध्यान दीजिएगा जीओआई है। इसरो के संचार उपग्रह जीसैट 29 में लगाए गए उस उच्च रेजोल्यूशन कैमरा का नाम क्या है जो हिंद महासागर में जलपोतों की गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है, वह कौन है, तो जीओआई है। बेटा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जीओआई जो है वह उच्च रेजोल्यूशन कैमरा है और इसमें पैनक्रोमेटिक कैमरा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पैनक्रोमेटिक कैमरा लगा हुआ है और यह आपको ध्यान में रखिएगा कैमरा लगा हुआ है, जो 10 मीटर की ऊंचाई से, कितने मीटर, 10 मीटर की ऊंचाई से, 10 मीटर की ऊंचाई से इमेज प्राप्त कर सकता है। इमेज ऊंचाई से इमेज प्राप्त करता है बच्चे, इमेज, ठीक है, इमेज कैप्चर करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कैप्चर करता है कहां से, तो 10 मीटर की ऊंचाई से यह इमेज को कैप्चर करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसे मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था बच्चे, तो मलेरिया क्या होता है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया ये किससे है, तो प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और ठीक है, और ये किससे होता होने वाला रोग है, और ये किससे होता है, तो मादा एनोफिलिस से, मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से, एनोफिलिस मच्छर के काटने से यह रोग होता है, मच्छर के काटने से यह रोग होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, काटने से होता है। और इसके लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो रोनाल्ड रोज को मिला था बच्चे, किसको मिला था, तो रोनाल्ड रोज को मिला था, ध्यान में रखिएगा रोनाल्ड रोज को। और ये कब मिला था, तो 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में। यहां देख लीजिए बच्चे, आपको पता है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो एकदम ध्यान में रखना, आपको बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है। बच्चे थोरियम के मुख्य रूप से 3 अयस्क होते हैं। थोरियम परमाणु संख्या कितना, तो बच्चा 90 है, और द्रव्यमान संख्या कितना, तो आपको 208 होता है, 208 होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए अयस्क किसका हो, कितना होगा, 3 अयस्क। पहला कौन होगा, तो अलानाइट होगा। दूसरा क्या होगा, तो थोरेनाइट होगा। तीसरा क्या होगा, तो बच्चे मोनोजाइट होता है। तो ये 3 मुख्य अयस्क होते हैं किसके, तो आपको थोरियम के, ध्यान में रखिएगा, मोनोजाइट हो गया। अब देखिए पिचब्लेंड किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का अयस्क है। कौन, आपको ठीक है, क्या है आपका कार्नेलाइट, अगर रहता कार्नेटाइट नहीं कार्नेलाइट रहता तो ये होता टिन का अयस्क बच्चा, एसएन का अयस्क कार्नेलाइट होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो बच्चे मानव वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन निकलते हैं बेटा, तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटा ग्रंथि है, मनुष्य का सबसे छोटा ग्रंथि कौन है, तो पीयूष ग्रंथि है। और इसका देखिए अग्रभाग से ही निकलता है कौन, तो आपको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन निकलेगा, अग्रभाग से ही निकलेगा कौन, तो बच्चे ये टीएसएच निकलेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा। फिर क्या निकलेगा, एसीटीएच निकलेगा, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलेगा। तो और ये देखिए एलएच हार्मोन निकलेगा, ठीक है। जबकि पश्च भाग से क्या निकलता है, तो 2 हार्मोन मुख्य रूप से निकलते हैं। एक निकलता है वैसोप्रेसिन, क्या निकलता है, वैसोप्रेसिन, और दूसरा निकलता है क्या बेटा, ऑक्जीटोसिन निकलता है। तो ये बातें याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्र लोब से प्राप्त होगा। थायराइड ग्रंथि से क्या निकलेगा, तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। बच्चे अग्नाशय से क्या निकलेगा, तो अग्नाशय से ध्यान में रखिएगा, अग्न्याशय से क्या प्राप्त होता है, तो अग्न्याशय से प्राप्त होगा पैनक्रियास से इंसुलिन प्राप्त होता है। तो एकदम आपको याद रखना है, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा कि कहां से, ठीक है, वृद्धि हार्मोन बाहर निकलता है। तो वृद्धि हार्मोन कहां से बाहर निकलेगा, तो वृद्धि हार्मोन बाहर निकलेगा आपको किससे, तो बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, मानव वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र लोब से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। बच्चे इंद्रधनुष का निर्माण में 3 प्रक्रिया होती है, कौन कौन, तो पहले तो अपवर्तन, दूसरा क्या बच्चे, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और तीसरा क्या होगा, तो वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और तीसरा वर्ण विक्षेपण होता है। ये 3 घटनाएं आपको क्या होगा, तो
वर्ण विक्षेपण होता है। ये 3 घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में। तारों का टिमटिमाना आपको क्या होगा, तो बच्चे तारों का टिमटिमाना जो है ये अपवर्तन का मुख्य उदाहरण है। बच्चे यहाँ देखिए, ठीक है, मानव आंखों द्वारा छवि का निर्माण। आपको पता है कि मानव आंख में उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक और छोटा बनता है। जबकि अस्त होते सूर्य का रंग लाल ये होता है किसकी वजह से, तो प्रकीर्णन की वजह से, प्रकीर्णन की वजह से होता है, जिसकी वजह से आपको आकाश का रंग लाल दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। बच्चे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, परत संरक्षण से संबंधित है, परत संरक्षण से संबंधित है। जबकि क्योटो प्रोटोकॉल यह जो है आपको 1997 में हुआ था। कब हुआ था, यह 1997 में हुआ, 1997 में हुआ था। और उद्देश्य क्या था, हुआ था, उद्देश्य है, ठीक है, क्या है बेटा, उद्देश्य है आपको, उद्देश्य है, ठीक है, क्या करना, तो उद्देश्य है CO2 के उत्पादन को कम करना। CO2 के उत्पादन को क्या करना, उत्पादन को कम कर आपको, ठीक है, आपको CO2 के उत्पादन को कम करना और ठीक है आपको ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए आंसर क्या होगा बेटा, तो एकदम ध्यान में रखिएगा, आपको बी नंबर आंसर होगा। जबकि जिनेवा समझौता जो है, ठीक है, वो ठीक है पर्यावरण से संबंधित नहीं है। जिनेवा जो है आपको कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन से संबंधित है। वॉन समझौता भी आपको कोप से संबंधित है बेटा। किससे संबंधित है, कोप, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये भी आपको पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, आपको यहाँ पर सम्मेलन किए गए थे। चलिए, मुख्य क्या हो गया, ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था, और आपको 1997 में कौन हुआ, तो आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। लागू कब हुआ, तो 2005 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर डैश के निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है। ये देखिए, चूना का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और जैसे ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होगा, तो बेटा ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और चूना का पानी दूधिया हो जाएगा। चूने का पानी क्या होगा, चूने का पानी आपको दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाएगा, एकदम याद रखिएगा, दूधिया हो जाता है, याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, तो बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता, अगर ज्यादा मात्रा में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो कलर उड़ जाएगा और ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये चूना जल है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम चूना कहते हैं, क्या कहते हैं, चूना या लाइम कहते हैं, चूना या लाइम कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और इसे क्विक लाइम कहा जाता है, क्विक लाइम, यानी यह आपको पानी से तीव्र गति से संपर्क करने की क्षमता रखता है। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जल हो गया बेटा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हार्ड डिस्क जो है ध्यान में रखिएगा द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क बार बार क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हार्ड डिस्क क्या है, तो भाई जी हार्ड डिस्क जो है यह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। जबकि रैम, रोम और आपको सीपीयू जो है प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस हो गया। तो ये ध्यान में आपको रखना चाहिए, आंसर हो जाएगा द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस। बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा और रोम मतलब क्या होगा, तो रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी होगा, रीड ओनली मेमोरी होता है कौन, तो आपको ठीक है रोम हो गया बेटा। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक पेटाबाइट क्या होता है, तो एक पेटाबाइट बराबर होता है, पेटाबाइट बराबर होता है क्या, तो 1015 बाइट होता है, 1015 बाइट होता है। और ये देखिए 1024 ये 3 हो गया और गुना क्या होगा, तो आपको 10/12 आपको टेराबाइट हो गया, टेराबाइट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये टेराबाइट कर लीजिए, टेराबाइट कर लेंगे, ये बाइट कर लीजिए, ठीक है। 1024 और ये 10^12 को हम बोलते हैं टेरा बोलते हैं, तो 1024 टेराबाइट। ध्यान दीजिएगा कहां पर है 1024 टेराबाइट, तो बच्चे ए नंबर ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, यहां और भी देख ले सकते हैं आप, क्या देख सकते हैं, मेगाबाइट है। तो 1024 मेगाबाइट मतलब क्या हुआ, 1024 मेगाबाइट का मतलब क्या हुआ, तो आपको एक, ठीक है, एक आपको गीगाबाइट हो गया। और देखिए 1024 गीगाबाइट बराबर क्या होगा, 1 टेराबाइट हो गया। 1024 किलोबाइट बराबर क्या होगा, 1 मेगाबाइट हो गया। तो ये सब ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बच्चे कंप्यूटर में क्या होता है कि CLI जो है कमांड लाइन इंटरफेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, और इसका उपयोग कमांड लाइन इंटरफेस इसका प्रयोग क्या करते हैं? तो ठीक है, इसका प्रयोग का कमांड को क्या करने में, कमांड को एलिग्न करने में किया जाता है, एलिग्न करने में किया जाता है, यानी एक साथ करने में किया जाता है बच्चे। कमांड को एलिग्न करने में किया जाता है, जिसमें ठीक है, जिसमें लाइन जो है, लाइन एक रेखा में आ जाती है, जिसमें लाइंस क्या होगा, लाइंस एक रेखीय हो जाता है, ध्यान में रखिए बेटा, एक रेखीय हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो गया, NaCl और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? बच्चे आपको पता है NaCl प्लस NH4Cl, बच्चे ये जो है NH4Cl ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, सबलाइम, ठीक है, सबलाइम सब्सटेंस है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, और ये तुरंत क्या होगा, जैसे ही गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, आपको वाष्पीकृत हो जाएगा, वाष्प में बदल जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, वाष्प में बदल जाता है, और ये उड़ जाएगा बेटा, वाष्प में बदल जाएगा। और जबकि सोडियम क्लोराइड जल में घुलनशील हो जाएगा, ध्यान में रखना है, जल में घुलनशील हो जाता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है बच्चे, क्रिस्टलीकरण में क्या होता है? तो क्रिस्टल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? क्रिस्टल बनाते हैं, ध्यान में रखिएगा, क्रिस्टल बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्वपातन में क्या होगा? तो मैंने कहा ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं, ठोस से सीधे किस में बदलेंगे? तो गैस में बदला जाता है। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? तो बच्चे ये क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी में आपको अधिशोषण विधि द्वारा यह काम होता है, अधिशोषण विधि द्वारा यह कार्य किया जाता है। जबकि अपकेंद्रण में क्या होगा? तो आपको ठीक है, अपकेंद्रण में ठीक है, केंद्र से बाहर अपकेंद्रित विधि द्वारा बाहर निकाला जाता है बच्चे, और यह सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में, यहां देखिए इन्वेटोरियल प्लेट, ये आपको कोशिका है, मध्य में क्या होगा? तो आपको गुणसूत्र बोल रहा है, ये गुणसूत्र जो है मध्य में आ जाता है, ये प्लेट पर आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इस प्लेट को बोला जाता है बेटा इन्वेटोरियल प्लेट कहा जाता है, इन्वेटोरियल प्लेट कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा बेटा, कौन सा प्लेट बोलेंगे? तो इन्वेटोरियल प्लेट कहा जाता है। तो ये किस विधि में होता है? और इसी विधि में हम लोग अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं बेटा। कोशिका को अच्छे तरीके से ठीक है, कोशिका में गुणसूत्र को किस विधि में? गुणसूत्र को मेटाफेज में अच्छे से ठीक है, मेटाफेज में अच्छे से अध्ययन करते हैं, एकदम ध्यान में रखिए बेटा, अध्ययन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और टीलोफेज में क्या होता है? तो ये इसके तुरंत बाद आपको कैरियोकाइनेसिस होता है और न्यूक्लियस दो भाग में टूट जाता है। प्रोफेज आपको क्या है? तो कोशिका विभाजन की पहली अवस्था है बेटा, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो बच्चे ये हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग इसमें करेंगे। यानी आपको किसी परिपथ में विद्युत धारा का दिशा दिखाने के लिए रियोस्टेट क्या होता है? तो बच्चे ये वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेसिस्टर होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। और एमीटर क्या होता है? तो विद्युत धारा का परिमाण मापता है, ध्यान में रखिएगा, परिमाण मापता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वोल्टमीटर क्या होगा? तो ये विभवांतर मापता है, विभवांतर मापने का काम करता है, विभवांतर मापता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक पाया जाता है बच्चे? तो सबसे अधिक अभ्रक जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, आपको पता है कि अभ्रक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यह ठोस, ठीक है, यह क्या होता है? तो विद्युत का कुचालक लेकिन उष्मा का सुचालक होगा, विद्युत का कुचालक लेकिन क्या होगा? उष्मा का सुचालक होता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, उष्मा का क्या होगा? सुचालक होता है। बच्चे बिहार में ठीक है, आपको पैराइट्स अयस्क बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। झारखंड में कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। उड़ीसा में लोहा, कोयला इत्यादि बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्यूरियम का रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है बच्चे? तो ध्यान में रखिएगा, क्यूरियम आखिर है क्या? तो क्यूरियम जो है बच्चे,
एकदम याद रखना है। क्यूरियम जो है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि बार बार हम बताते हैं कि देखिए क्यूरियम जो है वह आपको क्या है, तो वह एक प्रमुख धातु है और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे, इसका जो संकेत होता है वो Cm होता है। और ये किसने दिया था, तो क्यूरियम 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 आपको पता होनी चाहिए कि क्यूरियम का Cm याद रखना है, Cm इसका ये संकेत हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये एक्टिनाइड्स होता है। क्या होता है, एक्टिनाइड्स होता है, और लेंथेनाइड से नहीं होता है, सीरियम लेंथेनाइड्स होता है बच्चे, ये एक्टिनाइड्स होता है। और एक्टिनाइड्स होगा तो इसकी परमाणु संख्या 96 है। यहाँ क्रोमियम है बच्चे, क्रोमियम की परमाणु संख्या 24 होती है। और ये देखिए कॉपर है, कॉपर की परमाणु संख्या 29 होती है। और ये जो क्यूरियम है यह आपको प्रमुख ठीक है एक्टिनाइड्स की श्रेणी में आने वाला तत्व है। बच्चे आपको पता है एक्टिनाइड्स कहां से कहां तक होता है, तो जब भी एक्टिनाइड्स की बात करते हैं तो यह होगा क्या, कितना, तो बच्चे ये होता है तो 90 से 103 वाले तत्व जो है वो क्या होगा, एक्टिनाइड्स होगा। इसको हम ट्रांस यूरेनियम तत्व भी कहते हैं, क्यूरियम को हम ट्रांस यूरेनियम तत्व भी कहते हैं, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को ठीक है आपको प्रक्षेपित किया है या लॉन्च किया है, तो सिंगापुर के उपग्रहों को ठीक है इसरो ने लॉन्च किया। ध्यान में रखिए बेटा, कहाँ के उपग्रहों को लॉन्च किया है, से आपको सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। और ये कब लॉन्च किया गया बेटा, तो 30 जून 2022 को, 30 जून 2022 को, एकदम ध्यान में रखिएगा, 30 जून 2022 को यह लॉन्च किया गया। ध्यान में रखिए PSLV ये क्या होता है, तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसके द्वारा ठीक है, लॉन्च व्हीकल इसके द्वारा आपको छोड़ा गया है। कि कौन छोड़ा, तो बच्चे भारत ने छोड़ा है और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। और ये जो है आपको कैसा उपग्रह है, तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा छोड़ा गया है। और ये 3 सिंगापुर के इसमें उपग्रह शामिल हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। लगातार अपना मनोयोग बनाए रखिए, खूब मेहनत कीजिए, यकीन मानिए कि हम लोग लगातार आप ही के प्रगति के लिए लगे हुए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।